जब भी मेरे पास क्लैट एस्पिरेंट्स की कोई क्वेरी आती है तो मोस्ट कॉमन क्वेरी होती है कि मैम हम अपनी क्लैट प्रिपरेशन कब से शुरू करें, क्लास 11 से, क्लास 10 से या क्लास 12 में आने के बाद। तो मेरा आंसर सबको यही होता है कि आपको ये नहीं देखना है कि आप अपनी प्रिपरेशन कब शुरू कर रहे हो, आपको ये देखना है कि आप कितने अच्छे से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो और किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करने वाले हो। बट मेरा एक और आंसर उनके साथ ये होता है कि जितना जल्दी आप शुरू करोगे उतना बेटर आपके लिए होगा, क्योंकि उतनी ही ज्यादा प्रैक्टिस और उतना ही ज्यादा टाइम आप अपनी क्लैट प्रिपरेशन को दे पाओगे। सो टुडेज वीडियो इज एवरीथिंग अबाउट दैट इफ यू आर इन क्लास 10th then how you should start your preparation for CLAT 2027, right? So अब मैंने CLAT 2027 क्यों बोला, क्योंकि जो आप अगर 10th क्लास में हो तो इस साल आप क्लास 11th में आओगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस देने के बाद, और आप क्लैट 2026 को सिर्फ अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होगे, क्योंकि आपको नेक्स्ट ईयर 12th अभी पहले क्लियर करनी है एंड आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर दैट इज 2026 में अपना क्लैट 2027 का एग्जामिनेशन दोगे एंड दैट वुड बी द करेक्ट टाइम फॉर यू टू अपीयर फॉर योर द क्लैट एग्जामिनेशन, राइट? सो hello CLAT aspirants, welcome back to iConta's CLAT YouTube channel, and in this video I'll give you a full strategy for the CLAT 2027 and if you are in class 10th तो आपको किस तरीके से अपनी CLAT प्रिपरेशन के साथ आगे मूव फॉरवर्ड करना है, राइट? सो अगर अभी से देखा जाए और आपका दिसंबर 2026 को देखा जाए तो there are almost 24 months for you to prepare for the CLAT examination. Plenty of time जिसमें अभी आपके 10th के बोर्ड्स भी आने वाले हैं और 10th के बोर्ड्स के साथ साथ आप अपने क्लैट प्रिपरेशन कैसे मैनेज कर सकते हो आज वो देखने वाले हैं, राइट? मैंने आज आपकी क्लैट 2027 की स्ट्रैटेजी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 फेजेस में कह लो। द फर्स्ट फेज इज 1 to 8 months, second phase is 9th to 16th month and the third phase 17th to 24th month. इन 3 फेजेस को आपको कैसे डिवाइड करना है, सबसे पहले ये देखो। अगर फर्स्ट मंथ में इसी मंथ से शुरू करूं तो इस मंथ से आपको अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी है। किस चीज की? कि आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की प्रैक्टिस शुरू करोगे। अब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है? इस पूरे महीने में सबसे पहले ये समझो कि आपका सिलेबस क्या है क्लैट एग्जाम का। आने वाले टाइम में कुछ चेंजेस आ सकते हैं बट मेजर कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर आपको अभी से अपनी क्लैट की प्रिपरेशन शुरू करनी है तो आप सिर्फ इतना देखो कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, आपको किस किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना है एंड व्हाट इज द सिलेबस। क्योंकि अगर आप अपने सिलेबस के लिए ही अच्छे से ब्रीफ्ड अप नहीं होगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपको एक्चुअली में पढ़ना क्या है। अगर मैं आपको हल्का सा ब्रीफ अप करूं आपके क्लैट एग्जाम के सिलेबस को लेकर तो देयर आर 5 सेक्शंस। द फर्स्ट वन इज द लीगल रीजनिंग सेक्शन, द सेकंड वन इज द जीके करंट सेक्शन। इन दोनों सेक्शंस की आपकी जो वेटेज होती है वो हाईएस्ट वेटेड सेक्शन होते हैं। 32 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन, ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर पेपर, दैट इज 64 क्वेश्चंस फ्रॉम दीज 2 सेक्शंस। थर्ड वन इज द इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन एंड फोर्थ इज द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। इन दोनों सेक्शंस की वेटेज जो होती है वो आपकी ऑलमोस्ट सेम होती है, 24 क्वेश्चंस इन बोथ ऑफ दीज सेक्शंस। एंड फिफ्थ सेक्शन इज द क्वांटिटेटिव टेक्निक सेक्शन जिसमें आपके 10 to 12 क्वेश्चंस आते हैं, राइट? इट इज द लीस्ट वेटेड सेक्शन। अब इस पर्टिकुलर सिलेबस को जानने के बाद आप जब पूरा सिलेबस जान लोगे कि हाँ क्या टॉपिक्स हैं जो मुझे हर सेक्शन में कवर करने हैं, अब आते हैं उन टॉपिक्स की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैसे होगी? जैसे जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट को गैदर करना शुरू करते हो, आप समझना शुरू करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लीगल रीजनिंग की ही बात करूं तो आपने 4 सब्जेक्ट्स देख लिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स में से आपने देख लिया कि हाँ प्रीवियस ईयर्स में ये टॉपिक्स पूछे गए हैं लीगल रीजनिंग में, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट? तो इन चारों टॉपिक्स में से आपको जब ये पता चल गया कि हाँ इन चारों टॉपिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंस है आपके लीगल रीजनिंग के सेक्शन में, तो आप इनको 1 by 1 उठाते जाओगे और आपको ये पता चलेगा कि आपको इन सेक्शंस में जो पर्टिकुलरली लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो आप सबसे पहले ये समझोगे कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, फिर आप समझोगे कि प्रपोजल एक्सेप्टेंस क्या होता है, फिर आप समझोगे कि एसेंशियल्स क्या होते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, फिर आप वॉइडेबल, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये सब समझोगे, राइट? तो ऐसे आपको अपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैरी फॉरवर्ड करना है।
ठीक है। तो जैसे जैसे आप अपने सब्जेक्ट को कैरी फॉरवर्ड करते जाओगे, अब स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती कहां करते हैं, स्टूडेंट सिर्फ सिलेबस कवर करते हैं और ये भूल जाते हैं कि अब आपको इसके साथ साथ अपनी सेक्शनल प्रैक्टिस करनी है। अब सेक्शनल प्रैक्टिस का क्या मतलब है कि सपोज करो अगर आप लीगल रीजनिंग के एक सेक्शन को कवर कर रहे हो, तो आप लीगल रीजनिंग में अगर कोई भी टॉपिक कवर कर रहे हो तो आपको उसके सेक्शनल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। दैट मीन्स कि अगर सपोज करो आपने मर्डर कल्पेबल होमिसाइड पढ़ा अपने लीगल रीजनिंग के क्रिमिनल लॉ एस्पेक्ट में, तो आपको उसके मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के क्वेश्चंस उसी दिन प्रैक्टिस करने हैं जिस दिन आपने उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। अगर आप यही प्रैक्टिस हर सेक्शन में फॉलो करते जाओगे तो 1 to 8 मंथ्स में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। एंड सिलेबस कवर होने के साथ साथ आपको यह भी पता होगा कि सिलेबस के साथ साथ आपने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं टॉपिक वाइज, तो आपको किसी टॉपिक में अगर आपकी स्ट्रेंथ है या वीकनेस है तो आपको पता होगा कि हाँ ये टॉपिक मेरा स्ट्रेंथ है, इसके मुझे क्वेश्चंस और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, और ये टॉपिक मेरा वीकनेस है, इसके और क्वेश्चंस आई नीड टू प्रैक्टिस। राइट नाउ दिस वाज योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फ्रॉम 1 to 8 मंथ्स, जिसमें आप पांचों सेक्शंस को इक्वल इंपॉर्टेंस देके डेली आपको सिर्फ आधा घंटा देना है अभी से लेके 8 मंथ्स तक, आधा से 1 घंटा, एंड आपका पूरा सिलेबस एग्जॉस्टिवली कवर हो जाएगा इन फेज 1। राइट, अब आते हैं आपके सेकंड फेज पे। अब सेकंड फेज में आपको क्या करना है, जो आपका मंथ है 9th to 16th, इस फेज में आपको क्या करना है, आपकी करनी है एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपने फर्स्ट फेज में भी की है, लेकिन आपने वो किस चीज की थी, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की थी। आप डेली बेसिस पे एक पैसेज सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब सेकंड फेज में आपको देने हैं एग्जॉस्टिव मॉक्स। राइट, अब आप दोगे फुल लेंथ मॉक्स। फुल लेंथ मॉक्स आप कैसे दोगे, डेली बेसिस पे आप एक क्वेश्चन पेपर लोगे एंड आपको उसको सॉल्व करना है और उसको एनालाइज करना है। लेकिन क्या वो आपको डेली करना है, मैंने डेली आपको इसीलिए बोला कि आप एक हफ्ते में 2 मॉक्स दो और उन 2 मॉक्स को 4 दिन लगाओ। कैसे, देखो पहले एक दिन आप मॉक दो, ठीक है, आपने मॉक दिया, आपको पता चला कि हाँ मेरा ये पेपर कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, आपको फर्स्ट मॉक से ही पता चल जाएगा कि आपको अब रीडिंग स्पीड पे कितना ध्यान देना है। राइट, लेकिन अगर आपका पेपर कंप्लीट हो गया फर्स्ट से, तो अगर आपने उस पेपर को कंप्लीट किया तो उस दिन के लिए उस पेपर को छोड़ दो, रिलैक्स करो, और अगले दिन उस मॉक को पूरे तरीके से एनालाइज करो कि मैंने कहाँ गलती की, मुझे कहाँ इंप्रूव करना है। दैट इज हाउ यू हैव टू गिव 4 days इन अ वीक, जहां पर आप 2 मॉक्स दे सको इन नेक्स्ट 8 months ऑफ प्रिपरेशन। राइट, ऐसे करके आप ऑलमोस्ट 50 to 60 मॉक्स दे दोगे इन दीज 8 months। राइट, क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे 2 मॉक्स इन अ वीक, 8 मॉक्स इन अ मंथ, एंड 8 into 8 64 मॉक्स तो फॉर श्योर आप दे पाओगे अगर आप एक महीने में सिर्फ और सिर्फ 8 मॉक्स दे रहे हो और एक हफ्ते में 2 मॉक्स का टाइम निकाल रहे हो। 64 मॉक्स ये हो गए। अब अगर मैं इसके बाद बात करूं आने वाले 8 मंथ्स की, जो आपके लास्ट 8 मंथ्स होंगे, इसमें करनी है आपको बहुत ज्यादा एक्सॉस्टिव रिवीजन, और रिवीजन के साथ साथ और ज्यादा प्रैक्टिस। राइट, रिवीजन क्या करोगे, जब आप अपने सेकंड फेज में थे तो अब आपको पता चला होगा कि कौन से सेक्शंस मेरे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और कौन से सेक्शंस मेरे बहुत ज्यादा वीक है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लॉजिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो हो सकता है कि आपको सेकंड फेज में मॉक्स देते वक्त पता चला हो कि नहीं ये सेक्शन मेरा स्ट्रांग है। तो वैसे ही आपकी पर्सनल सब्जेक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट में या कौन से सेक्शन में मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, एंड उस सेक्शन को आपको सबसे ज्यादा रिवाइज करना है इन द लास्ट 8 मंथ्स। और जब आपको ये पता चल जाए कि हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं और ये मेरी वीकनेसेस हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप टाइम सेट करके, आपने जैसे ही अपने रिविजन टाइम को शेड्यूल करके आप अपने मॉक्स को फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे। जैसे कि आप जब फेज 2 में सिर्फ 2 मॉक्स इन अ वीक दे रहे थे, अब आपको करने हैं एटलीस्ट 3 to 4 मॉक्स इन अ वीक, एंड ऐसे करके करके आप देखोगे कि एट द एंड ऑफ 24 मंथ्स आपने ऑलमोस्ट 150 मॉक्स से भी ज्यादा दे दिए होंगे, विच इज मोर देन इनफ फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन। राइट, आपके 150 मॉक्स अटेम्प्ट करने के बाद और इतने सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद देयर विल नॉट बी एनी सिंगल क्वेश्चन इन योर क्लैट एग्जामिनेशन जो आपको पता होगा कि आपको आता ही नहीं है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होने वाला है एट द एंड ऑफ 24 मंथ्स, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस करने के बाद, इतना सब कुछ रिवाइज करने के बाद, हर एग्जाम पे, हर सेक्शन पे इतना फोकस करने के बाद, देयर वुड नॉट बी एनी सेक्शन जिसमें आपको ये लगे कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है फॉर द
क्लैट एग्जामिनेशन, और जहां पर इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको अंदर से खुद एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा कि अब मेरे सामने चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मुझे बहुत अच्छे से मिलेगी, राइट। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूं। अब जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में है वो सबसे ज्यादा गलती क्या करने वाले हैं, वो अभी जीके करंट अफेयर्स पे अपना टाइम बहुत वेस्ट करने वाले हैं। मैं आपको ये कहूंगी जीके करंट अफेयर्स अभी आपको पढ़ना ही नहीं है। अब आप कहोगे कि मैम कैसे बेवकूफों वाली बातें कर रही हैं, जीके करंट अफेयर्स तो हाईएस्ट वेटेड सेक्शन होता है, मैम ने खुद बताया, तो अब हमें वही पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं? जी हाँ, मैं आपको बिल्कुल वो पढ़ने के लिए मना कर रही हूँ, बिकॉज अब आपको ये देखना है कि जीके करंट अफेयर्स आपका 1 साल का पूछा जाता है। तो इस साल आप जीके करंट अफेयर्स पढ़ के क्या करोगे? तो आपको नेक्स्ट ईयर जनवरी 2026 से लेके नवंबर 2026 के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। तो आप देख रहे हो एक सेक्शन का बर्डन तो आपके पास ऑटोमेटिकली कम हो गया इन दीज 11 मंथ्स। इसमें आप अपने बाकी 4 सेक्शंस के ऊपर इतनी कमांड बना सकते हो, एंड जब जनवरी 2026 से लेके नवंबर 2026 तक के आपके करंट अफेयर्स आएंगे, तब आप सिर्फ जीके करंट अफेयर्स पे ध्यान दे सकते हो बिना किसी और सेक्शन का प्रेशर लिए, राइट। सो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी जो आपको ये बता सके कि हाँ जीके करंट अफेयर्स आपको कब पढ़ना है, पर्टिकुलरली इफ यू आर इन क्लास 10th, राइट। अब अगर मैं एक और बात करूं कि अब आपको अपनी प्रिपरेशन जर्नी में रिसोर्सेज कौन से यूज करने हैं, तो देखो उसके लिए हमने एक क्लैट 2027 के लिए एक स्पेसिफिक ग्रुप बना दिया है, जिसमें आपको 2 ईयर स्ट्रैटेजी और आपको कौन से रिसोर्सेज अभी लेने की जरूरत है, लॉजिकल के क्वेश्चंस, लीगल के क्वेश्चंस, डेली बेसिस पे एक पैसेज मिनी मॉक के फॉर्म में, डेली हाईलाइटेड न्यूज़पेपर, क्योंकि अगर न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट अभी से बना लोगे, चाहे करंट अफेयर्स आपको अभी नहीं करना है, लेकिन अगर न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट बना लोगे इन्हीं मंथ्स में, तो आने वाले आगे वाले टाइम में आपको अडैप्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी और न्यूज़पेपर रीडिंग आपके लिए बहुत स्किम थ्रू वाला प्रोसेस हो जाएगा। एंड दिस वाज अ शॉर्ट टेक्निक जो मैंने आपको बताई कि न्यूज़पेपर रीडिंग अभी से करते जाओ, सिर्फ अपनी रीडिंग स्पीड इंप्रूव करने के लिए, और जनवरी 2026 से आपके करंट अफेयर्स बहुत आपको हेल्प करेंगे। जब आप रीडिंग न्यूज़पेपर को बहुत ज्यादा एक इनकलकेट कर चुके होगे अपने हैबिट्स में, तो आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा उस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को रीड करने के लिए, जो आगे जाके स्टूडेंट्स करने वाले हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन जाती है। तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, डेली हाईलाइटेड न्यूज़पेपर हम आपको भेजते हैं, जिसमें आपको पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की टाइम वेस्ट नहीं करनी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल बी बैक विद मोर सच वीडियोस, जिसमें मैं क्लैट 2027 स्पेसिफिक बहुत सारा मटेरियल आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो स्टे ट्यून्ड, आपको ये सब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिल जाए। अगर अब आपको स्ट्रैटेजी रिलेटेड कोई भी और डाउट है, इफ यू आर एन एस्पिरेंट फॉर क्लैट 2027, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन एवरी वे पॉसिबल। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।